कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र का लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव रहता था। ना मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही चालाक। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। चेहरा बहुत गंभीर था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो फांसी की सजा पाने वाला कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र का लगता था। मेरा उससे पूछने को मन करता था कि तुम्हें किसकी वजह से, किस अपराध की वजह से ये सजा मिली है कि दुनिया की इतनी खुशियां छोड़कर तुम परलोक की यात्रा पर जा रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी उदासी होती कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम तनु है। पेशे से तो मैं एक इंस्पेक्टर ही थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी कठोर था। मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह बेझिझक होकर बातचीत कर सकें। आज मुझे आदेश मिला कि कैदी नंबर 826 की 2 दिन के बाद फांसी की सजा है, यानी उसकी सजा का समय आ गया था। उसे उसके परिवार वालों से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार किसी फांसी की सजा पाने वाले कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की अंतिम इच्छा हमेशा पूछी जाती है। ये वो एकमात्र अधिकार है जो फांसी की सजा पाने वाले कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना चाहे। उसकी इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826, जिसका नाम अनुराग था, उससे भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जानी थी, मगर फिलहाल उसके परिवारजन उससे मिलने आए थे। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान तुझे ये सजा नहीं होने देगा। तुझे इस सजा से वो बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मुझे उस औरत पर दया आने लगी। माएं भी कैसी बातें करती हैं। फांसी तो उसकी 2 दिन के बाद होनी ही थी। भला उसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन रविवार का था, इसीलिए मुझे आज ही ये आदेश मिला था कि मैं अनुराग को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर अमल किया जा सके। मेरा तो विचार था कि अनुराग की अंतिम इच्छा अपने घर वालों से मिलना ही होगी, तो वो उसके बाद कोई और इच्छा नहीं करेगा, बस शांति से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी इच्छा उतनी ही अनोखी और अनमोल होगी। खैर, अनुराग को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस कोठरी में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे थे। मैंने सहानुभूति से उससे पूछा। पहली बार मैंने उससे बात की थी। अनुराग, तुम्हारे मरने से पहले की अंतिम इच्छा तो पूरी हो ही गई होगी। कौन सी अंतिम इच्छा? उसने तीखे लहजे में सवाल किया। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो। अब तो तुम्हारे दिल में कोई इच्छा बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरी एक अंतिम इच्छा जरूर है और मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। अनुराग ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया था। क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी इच्छा पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। ये तुम्हारा अधिकार है। मैं उसकी कम उम्र पर दया खाकर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े अधिकारी के सामने पेश करो। मैं अपनी इच्छा का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास इच्छा है मेरी और मैं जानता हूँ कि तुम इसे किसी तक नहीं पहुंचाओगी। उसकी बातों से मुझे गुस्सा तो आया, मगर क्योंकि वो फांसी की सजा पाने वाला कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है। मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिलेगा। मैंने एसपी साहब के सामने अनुराग को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? अंतिम इच्छा बता दो अपनी। मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से फांसी की सजा पाने वाले कैदी से कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वो भी उसकी सच्चाई से वाकिफ होंगे। अक्सर यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका अपराध छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े अपराध करने वाले आजाद घूम रहे थे।
बहरहाल जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मैं अंतिम बार जीवन में पहली और अंतिम बार शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उसकी इच्छा सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहब ने बुद्धिमानी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा दें, मगर तुमसे शादी करने के लिए तैयार कौन होगा? बहुत कम समय है। तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं, तुम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हो। क्यों एक मौका जाया कर रहे हो? कोई और चीज बता दो। खाना पीना, किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर हमें दुख हो रहा है। मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर, चाहे कोई कम उम्र का मासूम हो या ज्यादा उम्र का अपराधी, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सजा क्यों हुई। तुम्हारा मामला सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, मगर ये सच है कि अब तुम फांसी की सजा पाने वाले कैदी हो, तो बेवजह तो नहीं हुए हो। तुम्हें किसी वजह से ये सजा मिली है। अब तुम किसी समझदारी वाली इच्छा का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमसे कोई शादी के लिए राजी नहीं होगा, और फिर हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएं? अनुराग बड़े संतोष से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद घोषित कर दी जाए कि अनुराग किसी महिला से शादी करना चाहता है जो कि एक दिन के लिए मृत्यु दंड से पहले उसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी अजीब, मगर अनुराग ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई महिला इसके बाद भी मुझसे विवाह करने को तैयार हुई तो आप रोकेंगे नहीं और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। अनुराग की बुद्धिमानी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी तेज तर्रार जवाबी बातें ऐसी थीं कि हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा, ठीक है, हम घोषणा तो करवा देंगे, मगर हमें इतना विश्वास है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई महिला अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने परिवार से क्यों झगड़ेगी? खैर, अनुराग ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, बस अब घोषणा करवा दे, मेरी यही इच्छा है। उसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और इच्छा नहीं करूंगा, फिर मुझे भले ही मृत्यु दंड दे दिया जाए। हमने अनुराग की इच्छा के अनुसार आसपास के सभी इलाकों में घोषणा करवा दी। साथ में ये भी बताया कि वो मृत्यु दंड का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे उसके अपराध की सजा में फांसी दे दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई महिला फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो फिर वो थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था। हमने तो उसकी इच्छा पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही अनिल ने बताया कि जेल में एक महिला आई है जो कि दुल्हन की वेशभूषा में है और उसके साथ पुरोहित भी है। मुझे ये बात बहुत हैरान करने वाली लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, पर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक युवा लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र बमुश्किल 17 से 18 साल होगी। वो पूरी तरह से तैयार थी और उसके साथ पंडित यानी पुरोहित भी थे। पुरोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस लड़की का विवाह करवाने की सहमति दे दी है। उनके पास विवाह का पंजीकरण पत्र भी था, जबकि लड़की बहुत अच्छे से तैयार थी। लड़की का श्रृंगार और उसकी तैयारी देखकर लग रहा था कि ये सब तो इसने पहले से ही तय कर रखा है। अब मुझे अनुराग पर संदेह होने लगा था कि उसने ऐसी इच्छा क्यों जताई। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये महिला कौन है? मैंने पुरोहित से पूछा। जी मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी इसी तरह दुल्हन के वस्त्र पहने हुए। बोली कि मुझे जेल लेकर चलो, मैंने अनुराग से विवाह करना है। मुझे नहीं पता जी इसके मन में क्या है। मैंने तो इसे समझाया कि ऐसा मत करो, मगर ये समझने को तैयार ही नहीं थी। कहती है कि मुझे अनुराग से ही विवाह करना है। मैं इसे बता चुका हूँ कि वो मृत्यु दंड का कैदी है, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, मगर ये मानती ही नहीं। कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं एक ही दिन अनुराग के साथ रहूं, मगर मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं अनुराग से सच्चा प्रेम करती हूँ। हमें नहीं पता था
कि अनुराग को कोई लड़की इतना चाहती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब थी, लेकिन खैर, हमारा काम तो उसकी इच्छा पूरी करना था। हमने किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पुरोहित को बुलाया गया। अनुराग को उसके कैद खाने से बुलाकर बाहर कार्यालय में बिठा दिया गया। पुरोहित ने विवाह संपन्न कराया। 2-4 गवाहों की उपस्थिति में स्वीकृति दी गई। अनुराग ने कहा, अब इच्छा के अनुसार, वादे के अनुसार आप मेरी दुल्हन को मेरे कैद खाने में भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करूंगा। पूरा दिन बस हम अपनी पुरानी यादें ताजा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। उसके बाद मुझे आप मृत्यु दंड दे सकते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा प्रेम पूरा हो जाएगा। अनुराग की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्चा प्रेम वाकई ऐसा ही होता है, मैंने यही दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होशो हवास उड़ा देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे संकेत किया कि तुम इस लड़की को अनुराग के पास कैद खाने में बंद कर दो। वहां तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। मैंने भी यही सोचा था। मैं उस लड़की को कैद खाने में ले गई। वहां तो बमुश्किल 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने उन दोनों को कैद खाने में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की परेशान हो जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे संदेह हुआ कि शायद कैद खाने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं निश्चिंत थी। मैं जानती थी कि कैद खाने का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि अनुराग अपनी आखिरी बातें अपनी प्रेमिका से कर ले। मुझे उन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे क्या बातें कर रहे थे। ना ही मैंने सुनी, ना उन पर ध्यान दिया। मुझे निश्चिंत करने के लिए बस एक ही बात काफी थी कि कैद खाने पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था और उस ताले को कोई भी चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफी देर गुजर गई थी। मुझे नींद आने लगी। तभी मुझे कैद खाने से थोड़ी सी चीखने की आवाज आई। मैं तुरंत वहां पहुंची तो वो लड़की जो अनुराग से विवाह करके यहाँ आई थी और कैद खाने में बैठी हुई थी, उसने कहा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब मैं अनुराग के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद अनुराग ने इस लड़की के साथ कोई बुरा व्यवहार किया होगा। उसने कहा, मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी कैद खाने का दरवाजा खोला, उस लड़की को बाहर निकाला और वापस ताला लगाकर अनुराग को फिर से बंद कर दिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान मेरा इंतजार कर रहा होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा, वो मृत्यु दंड वाला कैदी 826 कहाँ है? मैंने कहा, वो अपने ही कैद खाने में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एसपी साहब बोले, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे सिपाही को भेजा था कि वो अनुराग को लेकर आए। तुम जाकर कैद खाने नंबर 826 में देखो कि वो कहाँ है। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था, मगर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। अगर वो कैदी कहीं गायब हो गया या उसने मुझे कोई चालाकी दिखा दी तो मैं क्या करूंगी? खैर, मैं जल्दी जल्दी 826 वाले कैद खाने में गई। वहां तो अंधेरा ही छाया हुआ था। रोजमर्रा की तरह मैंने अनुराग को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक कमजोर सा आदमी वहां पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत सच में हो चुकी है। मैंने जल्दी से कैद खाने का दरवाजा खोला, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो फिर मेरी रूह कांप चुकी थी। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम में इतनी समझ नहीं है। तुम्हें यहाँ काम करते हुए इतना समय हो गया, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की चालाकी का अंदाजा नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अब अगर किसी लापरवाही की वजह से मुझ पर दबाव पड़ा तो उसका असर सिर्फ तुम पर होगा। एसपी साहब मुझे लगातार सुनाते जा रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने बैठी लड़की को मैं झकझोर दूं। इतना बड़ा धोखा!
जो हमारे साथ हुआ उसे किसी भी हालत में भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर अनुराग से मिलने आई थी, प्रेम में दीवानी थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अनुराग ने इसे हमें बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। वो खुद दुल्हन के भेष में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को मृत्यु दंड तो हम दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि मृत्यु दंड का हकदार तो वही होता है जिसे अदालत ने दोषी ठहराया हो। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की पुरुषों के कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने अनुराग के साथ अच्छा नहीं किया। वो मृत्यु दंड का हकदार नहीं था। ये बात तो समय ही साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने आदेश दिया कि अब अनुराग को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे मृत्यु दंड देना था, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। ये बहुत शर्म की बात है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी पुरुषों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो पुरुषों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे थे। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर दया की और उसका विवाह करवाया, और उसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो हम इस लड़की के माता पिता तक पहुंचे या फिर अनुराग को ढूंढे। अनुराग रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर आश्चर्य हो रहा था। अब मेरी दिलचस्पी का केंद्र वो लड़की बन गई थी। आखिर वो लड़की अनुराग की जगह बैठने पर कैसे तैयार हो गई? कैसे उसने अनुराग को अपना पति भी मान लिया? कैसे उसने ये सोच लिया कि अनुराग के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए? इतना प्रेम किसी अपराधी से तो नहीं किया जा सकता। अगर अनुराग इतना बुरा होता तो ये लड़की उससे इतना प्रेम कैसे करती? मैंने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो सर्वेश की बेटी है। सर्वेश पास के गांव में रहता था। सर्वेश को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब उसने एक अजीब बात कही। मैं अनुराग भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। वो अपने पति को भाई कह रही थी। क्या कहा तुमने? अनुराग भाई? क्या तुम उसे भाई मानती हो, या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों के जैसा है। प्रेम मैं उनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरा प्रेम ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें भाई मानूं। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे विवाह क्यों किया? क्या वजह थी? क्या तुमने हमें धोखा देने के लिए, अनुराग को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ इस हालत में कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे विवाह कर लिया है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर डरपोकों की तरह भागेंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मुझे और भी ज्यादा हैरान कर गई। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना निर्णय बदलूं और फिर से इस पूरे मामले पर गहराई से सोचूं। मेरा नाम खुशबू है। मेरी बड़ी बहन की सगाई अनुराग से हो चुकी थी। अनुराग बचपन से ही बहुत साहसी लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई समय आया हो जब अनुराग किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे पिता की बहन का बेटा था। मेरा फुफेरा भाई होने की वजह से माता पिता मेरे अनुराग पर बहुत विश्वास करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की सगाई अनुराग से कर दी तो वो हमारे घर भी आने जाने लगे। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात अनुराग भाई मेरी बहन से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन मेरे माँ बाप भी घर पर नहीं थे।
अनुराग की सगाई हो चुकी थी, तो जाहिर है उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थीं, घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई कि वो दीदी से मिलने के लिए आए हैं। मैं रसोई में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं डर गई। मुझे लगा शायद मेरे माँ बाप आ गए, मगर जब मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो वहां 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे लोग आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि अनुराग भाई हमारे साथ हैं, मगर ये लोग गांव के बदमाश थे। इन्हें देखकर ही मेरा खून सूख गया। इन्होंने कहा, दरवाजा खोल दो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनसे गुहार लगाई, हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब उन्होंने गंदी गालियां देते हुए कहा, हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेशर्मी फैला रहे हो। हमें साफ पता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर अनुराग भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर अनुराग भाई इन लोगों से भिड़ गए। उनमें से एक ने बहुत ही गंदी बात कह दी। अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर अनुराग भाई खुद को रोक नहीं सके। इन लोगों ने इतनी गंदी बात कह दी थी कि अनुराग भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है उनकी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी भद्दी बात कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अनुराग भाई ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो एक तो निहत्थे थे और दूसरा समझदारी का तकाजा भी यही था कि हम बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया, मगर अब तो ये रोज का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। मेरे माँ बाप जैसे ही इधर उधर होते, ये लोग हमें परेशान करने लगते। एक दिन ऐसी ही एक घटना घटी जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त अनुराग भाई भी घर में दाखिल हुए। उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने ना सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि अनुराग भाई के हाथों एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी सजा उन्हें मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे पास कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी के घर पर हमला करके उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में कोई भी गोली नहीं चलाएगा। अनुराग भाई ने जो भी किया वो सम्मान के लिए किया और उन पर किसी भी तरह का मुकदमा बनता भी नहीं था। मगर गांव के लोग ताकतवर थे। उन्होंने अनुराग भाई के लिए जिंदगी नर्क बना दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर छिपते रहे और हमें हमारे ना किए अपराध की सजा देने की कोशिश की गई। अनुराग भाई की माँ ने उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें ये योजना समझा दी थी। मेरी माँ ने उन्हें कसम देकर कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगी। हमारे परिवार को जितनी तुम्हारी जरूरत है उतनी और किसी की नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि अब इस केस का क्या होगा, लेकिन बस भगवान की मदद से इन लोगों की भी किसी बड़े व्यक्ति तक पहुंच थी। अनुराग उसी व्यक्ति से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर उसने अपना केस उस आदमी के सामने रखा। वो एक बड़ा ही नामी वकील था। कई बार एक अच्छे वकील से जान पहचान होना भी इंसान को पुलिस और जेल से बचा सकता है। हालांकि ये मामला काफी आगे जा चुका था, मगर वकील साहब की धमकियों और उनके संपर्कों ने एसपी साहब को भी समझा दिया कि मौत की सजा ना ही अनुराग के लिए बनती थी और ना ही अनुराग की तरफ से कोई अपील दी गई थी, ना उसे अपनी सफाई का मौका दिया गया था। फिर केस चला और उसके बाद अनुराग सम्मान पूर्वक रिहा हो गया, क्योंकि वो निहत्था था। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, ना उसके नाम पर कोई बंदूक थी। भगवान ने शायद उनकी सच्चाई और भलाई की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को रिहा होते नहीं देखा था।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।